हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो इससे पहले जितने भी हमने शॉर्ट फॉर्म को और उसके बाद फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हमने पढ़ा था, उसी के आगे हम ये लेक्चर नंबर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है आपको बताने की कि जल्दी से जल्दी ये फुल फॉर्म वाला ख़त्म हो जाए पोर्शन, जिससे हम आगे और भी लेक्चर्स को कंटिन्यू कर पाएँ। तो आज मैंने आई थिंक लगभग 35 के करीब में, यानी 35 के करीब में मैंने आपको बताने की कोशिश इसमें की है। क्लास 11th और 12th लेवल के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आते हैं बीच में इन द शॉर्ट फॉर्म, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनको शॉर्ट फॉर्म को अगर आप समझ लेते हैं, जैसे फुल फॉर्म है कोई भी चीज़, आपको वो चीज़ याद है, बट उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसीलिए मेडिकल टर्म्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि बड़ी चीज़ को एक शॉर्ट में कन्वर्ट कर देना, इसलिए ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए पैरासीटामॉल पूरी स्पेलिंग, अब बोले अरे नहीं इसमें ई नहीं टी होता है ए होता है, तो हम सीधा सीधा यूज़ क्या करते हैं PCM यानी पैरासीटामॉल, है ना। उसी तरह से हम आज के लेक्चर में और भी फुल फॉर्म को जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनका एब्रीविएशन क्या है, उनको क्या क्या बुलाते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहीं से लेक्चर को। सबसे पहला जो है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अच्छा, इसके बाद ECG भी होता है एक, इसमें वो नहीं इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन ECG आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है फुल फॉर्म, और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला जो बता, एक सेकंड में वो ले लेता हूँ ज़रा मार्कर, जस्ट अ मिनट। हाँ ये ओके। अब देखिए ये वाला EEG के बारे में बता रहा था मैं। तो EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और इसके बाद मैंने बताया ECG होता है, एक होता है इसका नाम और लिख लिया E, और इसके बाद C, इसके बाद C। आज मेरा थोड़ा सा कर्सर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। ECG, ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक मशीन होती है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, लेकिन बट ECG के लिए एक और एब्रीविएशन इसके लिए यूज किया जाता है जिसको हम ECG ही कहते हैं, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में डिफरेंस क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो मशीन होती है जिससे हम हार्ट की कई चीज़ों को, ब्लड प्रेशर जैसे, ठीक है, और हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को मेज़र कर पाते हैं, है ना। कई चीज़ें, कई रीडिंग वो बताता है, फीवरी कंडीशन, कई चीज़ें वो बताता है। और ग्राफ का मतलब होता है वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उस मशीन में, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे देखा होगा वो ऐसे करके, और टी टी ऐसे करके वो बीट करता रहता है ना। तो वो इसका है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद ECT, ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, और ये वर्ड आते रहेंगे अगर आपकी साइंस में, तो हम उनके बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो इसका सेकंड वाला जो है ECT का है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका FAS, इसका होता है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये एक टाइप का सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम का मैंने पहले भी मीनिंग बता के रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई सारे सिम्टम एक ही में नजर आने लगे तो हम उसको सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है GnRH, इसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनैड्स के थ्रू, गोनैड्स का मतलब होता है जनद, हिंदी में इसको जनद बोलते हैं, जनद लिख लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ और यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। आज मेरा कर्सर थोड़ा अच्छी तरह से, आज असल में मेरा जो माउस पैड है ना वो नहीं है, तो मैं एक कागज़ को ही रख करके उससे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जनद जितने भी होते हैं,
तो मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये हो सकता है। अब देखिए कहाँ भग रहा है मेरा तो पॉइंटर, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन जो गोनैड्स के लिए रिलीज होता है, मेनली गोनैड्स के लिए, गोनैड्स का मतलब जनन, ठीक है, उनके लिए रिलीज होता है। फिर इसके बाद आता है आपका गिफ्ट कहते हैं इसको गिफ्ट के नाम से, GIFT भी बोलते हैं और गिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट का मतलब क्या होता है? गैमीट का मतलब एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा। मेल गैमीट यानी कि स्पर्म की बात कर रहा है, यानी जिसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल गैमीट का मतलब होता है कि ओवम, जिसे हम अंडाणु हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और उसको ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? इंट्राफैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है फर्स्ट वाला GMO। एक सेकंड में जरा इसको अरेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहा है ये, है ना। हाँ, GMO का होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब सही काम कर रहा है, अब ठीक है, थैंक यू सो मच कर्सर भैया, आपके लिए थैंक यू। फिर इसके बाद कहाँ चला गया? अब तो ये गायब ही हो गया, थैंक यू बोल दिया तो गायब हो गया क्या? नहीं, आ गया, हाँ ठीक है। GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब कि जो हम चाहते हैं उससे करवाना, या उसमें फीचर जो हम चाहते हैं उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये हम टॉपिक जो पढ़ते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आज कई सारे ऐसे, जैसे कि बहुत सारी मुर्गियां होती हैं तो वो कम अंडे देती हैं और उनमें हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के बाद हम जो चाहते हैं उनके अंदर हम फीचर लाना, उस फीचर को लेकर के आते हैं और वो ज़्यादा अंडे देती हैं। आज पहले के टाइम में इतने ज़्यादा अमाउंट में दूध नहीं देती थी। आज जैसे कि जर्सी गाय जो होती है उसको लाया गया है और उसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, और हम जो चाहते हैं कि ये उनके अंदर होना चाहिए वो हम फीचर उनके अंदर लेकर के आते हैं, उनको कहते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल भी आ चुके हैं आज, ठीक है, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल। GEM जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म थे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ठीक है, हो सकता है यहां पर फंगस भी हो, ठीक है। उनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो सूक्ष्म जीव हों, उनकी बात कर रहा है, सिंगल सेल्ड, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनकी बात हम करते हैं यहाँ पर कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम जो चाहते हैं करवाना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हम चाहते हैं करवाना, हम वो उसमें फीचर ऐड कर देते हैं, यानी इसको किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, इन चीज़ों को हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर जब हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो हम फीचर चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था ना, इसमें एक और चीज़ होती है जिसमें हम बनाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ बना करके उन्हें कलेक्शन करके उनको वैक्सीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आजकल के टाइम में आप ये मत बोलना कि मुझे वैक्सीन का नाम नहीं पता या वैक्सीन का मीन नहीं पता, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप वैक्सीन बोलते हैं या वैक्सीनेशन बोलते हैं, तो वैक्सीन जो वर्ड है उसका भी कोई मीन है। इसमें जो वैका शब्द आता है, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी, उसके बाद ए आता है, फिर सी, फिर ए। ये वैका वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज का है। इस वैका वर्ड का मीन होता है काऊ, इस वैका वर्ड का मीन होता है काऊ, और वैक्सीनेशन उस काऊ के नाम से दिया गया है। लेकिन अब आपके मन में आ जाएगा कि गाय से वैक्सीनेशन जैसा वर्ड क्यों लिया गया? तो गाय से वैक्सीनेशन जैसा वर्ड लेने का कारण भी है उसके पीछे। तो क्या कारण था आप जानते होंगे। फर्स्ट जो वैक्सीन बनाया था उन्होंने एडवर्ड जेनर ने बनाया था, ठीक है, 18 सेंचुरी में लगभग उन्होंने बनाया था, ठीक है, 18 सेंचुरी के आसपास ही बनाया था उन्होंने। सबसे पहला टीका उन्होंने ही बनाया था, जिन्होंने उनका नाम दे दिया गया, उन्होंने इसका नाम वैक्सीन ही दिया था, ठीक है। तो
अब ऐसा क्यों नाम रखा गया, उसका काऊ से क्यों लिया गया? तो जो पहला वैक्सीन बना था वो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के लिए बना था, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के लिए बना था। लेकिन ये कहाँ से लिए गए थे? इनकी एंटीबॉडीज ली गई थी काऊ पॉक्स जो हो जाता था, जो गायों में एक डिजीज होता था जिसको काऊ पॉक्स कहते थे, वो भी एक वायरल डिजीज था। और ये भी, अब जिनको काऊ पॉक्स हो जाता था उनको चिकन पॉक्स नहीं होता था और स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो एडवर्ड जेनर ने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया कि अगर काऊ पॉक्स की एंटीबॉडीज को वैक्सीन में कन्वर्ट करके किसी को दी जाए तो उसको चेचक, जिसको हम छोटी माता और बड़ी माता कहते हैं, या स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स कहते हैं, तो वो नहीं होगा। तो इसको वैक्सीन फॉर्म में कन्वर्ट करके, वो गाय की ही एंटीबॉडीज ली गई थी और उससे कन्वर्ट करके बना दिया गया। तो इसलिए वैका वर्ड, काऊ जैसा वर्ड लिया गया और इसका नाम ही रख दिया गया वैक्सीन, वैक्सीनेशन, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जब हम बात करते हैं, जब ये वर्ड कभी भी कहीं पर भी ऐड हो जाता है तो आप समझ लीजिए इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब ये डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा। ठीक है, एक वो लड़ाई होती है जो हम बाहर से करते हैं और एक वो लड़ाई जो हम सीधे राजा को ही मार दें, तो लड़ाई ही खत्म। ये है इम्यूनोडेफिशिएंसी। HIV का वायरस वही करता है। जैसे हम जानते हैं हमारी बॉडी में जब हम WBC का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो WBC के क्लासिफिकेशन में हम जो ग्रैन्युलोसाइट पढ़ते हैं, मोनोसाइट पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट पढ़ते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पढ़ते हैं। तो WBC के क्लासिफिकेशन में WB और C, इसमें कौन कौन सी पढ़ते हैं? आप पढ़िए ग्रैन्युलोसाइट, जिसे हमने G से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपने मोनोसाइट, यानी उसे हम M से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी जानते हैं आप दो टाइप की होती है लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। B इज एब्रिवेटेड फॉर बोन मैरो और T इज एब्रिवेटेड फॉर थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड हमारे जो चेस्ट के पास होती है। ठीक है, तो और इसके बाद बोन मैरो तो आप जानते हैं बोन्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये WBC के अंदर जो आपकी आ जाती है मोनोसाइट में माइक्रोफेजेस होते हैं जिसको हम T सेल्स कहते हैं। T सेल्स को हेल्पर सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आने वाले सेशन में जब हम WBC और ब्लड के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर भी डिटेल डिस्कशन वहाँ पर भी करेंगे। बट अब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आपकी मोनोसाइट का क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल आते हैं, ठीक है, ये हेल्पर सेल्स होते हैं, ये T सेल्स कहलाते हैं। और ये HIV वायरस, ये मेनली किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये इतना बदतमीज़ होता है, ये सीधा उसी के अंदर एंटर कर जाता है। उसी के अंदर एंटर करने के बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो सीधा इम्यून सिस्टम को अटैक कर रहा है, इसलिए इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे वरना लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें अभी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और काफ़ी फुल फॉर्म के बारे में डिस्कशन करना है। तो इसके बाद आ जाता है आपका HCLV, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। ल्यूकेमिया आप जानते होंगे कैंसर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया जैसे वर्ड कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और ये हार्मोन तब प्रेजेंट होगा जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके यूरिन में जो प्रेजेंट होता है वो HCG प्रेजेंट होता है। तो जब आप जैसे प्रेगा न्यूज़, गुड न्यूज़ जैसे जो किट आती हैं, ये इसी हार्मोन को यूरिन में डिटेक्ट करने का काम करती हैं, इसी हार्मोन को वो डिटेक्ट करने का काम करती हैं कि ये ह्यूमन क्रोनिक HCG हार्मोन की प्रेजेंस है या नहीं। और वो अगर आता है कि जो किट होती है उसमें होता है, अगर एक लाइन आती है, अगर एक लाइन डिस्प्ले पे एक लाइन शो करती है तो इसका मीन है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, और अगर डबल लाइन शो होते हैं तो इसका मीन होता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। और अगर कुछ भी शो नहीं होता है तो फिर समझ लीजिए कि वो आपकी किट ही फिर प्रेग्नेंट है।
आपकी किट ही वो प्रेग्नेंट है, इसका मतलब वो किट ही खराब है, उसका यूज़ हम नहीं कर सकते। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं HDL, ठीक है, HDL तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी का मतलब होता है जिनका ज़्यादा आयतन ज़्यादा होता है, तो इनको ब्रेक नहीं कर पाएगा, इनको जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं इनको ब्रेक नहीं हो पाएंगे, तो इसका शॉर्ट है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर HPV, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके बारे में भी आप डिस्कशन कर चुके हैं, और ये वेजाइनल कैंसर होता है, ये वेजाइनल कैंसर का भी कारण होता है, पैपिलोमा वायरस जो होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्रॉस करके पूछा जा सकता है कि वेजाइनल कैंसर किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेजाइनल जब कैंसर की बात करते हैं तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये वेजाइनल कैंसर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। 15 साल के लिए 1990 में स्टार्ट किया गया, इसे याद होगा आपको, और 2003 में इसे कंप्लीट कर लिया गया था। 15 साल इसका टारगेट रखा गया था, ठीक है, 15 साल इसका टारगेट रखा गया था, और इसके बाद 13 में ही ये कंप्लीट हो गया था, और काफ़ी इसके पॉइंट थे जो इसमें चीज़ें दी गई, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो इसके बाद चलिए आगे HWE, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद इसका पढ़ेंगे हम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी चैप्टर का है ये, जो HWE के बारे में हम वहाँ पर पढ़ते हैं। फिर IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अच्छा, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इंट्रा यूटेराइन, यानी यूटेरस के लिए, यूटेरस में उसको यूज़ कर देते हैं, यूटेरस को लॉक कर देते हैं, तो स्पर्म यूटेरस के अंदर एंटर नहीं कर पाता, जिससे फर्टिलाइज नहीं होता है। जैसे वेजाइनल कैप वगैरह आते हैं, वेजाइनल कैप वगैरह आते हैं, इनको हम IUT कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। जैसे कॉपर टी वगैरह भी आते हैं, कॉपर टी आते हैं, है ना। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कॉपर कंटेनिंग प्रोडक्ट होते हैं, जो कि हम क्या यूज़ करते हैं, इंट्रा यूटेराइन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है IUCN, ठीक है। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर आप स्पेस कर लीजिए, इसके बीच में ऑफ और नेचर एक ही में हो गया है, उसको थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा। देखिए गलतियाँ होती है, लेकिन गलतियों को पहचानने की भी प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, IUCN। अब इसका यही मत समझना कि सिर्फ इतना ही है, उसके आगे और भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं, यानी IUCN और NR भी उसके आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि IUCN का फुल फॉर्म सिर्फ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तक ही है, लेकिन एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये वाला भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये साइटोप्लाज्मिक का मतलब ये साइटोप्लाज्म के ही अंदर दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। फिर IPM में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब, पेस्ट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े, कीड़े होते हैं, कीट के बारे में उनका जो कंट्रोल करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं, तो हम कहते हैं पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी इंसेमिनेशन में सीमेन को, जो सीमेन होगा, सीमेन वो यूटेराइन के अंदर उसको प्रविष्ट करा दिया जाता है, या प्रवेश करा दिया जाता है, या वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, या इसके बारे में, या किसी भी चीज़ में आपको समझ में नहीं आता, या कोई वर्डिंग आपको नहीं समझ में आती, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस वर्ड को डिफाइन भी कर दूंगा, बता भी दूंगा आपको, या फिर मेरे अगर व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क करेंगे तभी भी आपको पता चल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलेंगे, आंसर्स आपको मिलेंगे ज़रूर, डेफिनेटली, ठीक है। इसके बाद KBP यानी किलो बेस पेयर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका, ये घर्षण मेरा गायब हो जाता है हर बार, KBP, इसका किलो बेस पेयर, इसका होता है फुल फॉर्म किलो बेस पेयर, ठीक है। ये सारे के सारे आप लिख लीजिएगा, ये मुझे नोट्स के फॉर्म में आपसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड आएंगे जब मैं बोलूँगा तो आपको समझ में, मैं तो, अच्छा मेरी बात करें, मुझे तो पता है, आपको तो पता होना चाहिए कि सर ये चीज़ बोल रहे हैं। जब मैं बोलूँगा IUCN तो आप समझ जाए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में, ICSI है ना, ICSI, इसको भी मैं अपनी लाइन में इसको ICSI भी बोलता हूँ, ठीक है।
तो चलिए आगे और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसको पढ़े होंगे, इसको तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेज़र, अच्छा लेज़र भी कहते हैं, लेज़र भी बोलते हैं इसको। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लीफाई कर देना, बता सकता है कोई? एम्प्लीफाई कर देना मतलब बढ़ा देना, वृहद कर देना, बड़ा कर देना, उसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वर्ड अगर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसको आप फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छी तरह से, लेज़र, ठीक है, लेज़र मेजर भी को भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसके बाद पहले HDL पढ़ चुके हैं, अब ये है LDL यानी लो, वो हाई था और ये लो है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। फिर LSD लेसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, ठीक है, ये नशीला पदार्थ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसका भी याद रखना। MOET यानी मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी मल्टीपल ओवल्यूशन, ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ओवरी से एग रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेबीज होते हैं वो डिफरेंट, यानी जिसको हम मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक दो में पढ़े हैं ना, तो ये डाइजाइगोटिक हो जाते हैं, यानी दो अलग अलग जाइगोट होते हैं। अच्छा, मोनोजाइगोट का मतलब एक ही जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड हो गया और उसने डिवीजन कर लिया, वो होंगे मोनोजाइगोटिक, यानी ऐसे ट्विंस बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है। फिर इनका डीएनए भी सेम होता है, बहुत मतलब ये तो एक शॉकिंग है कि मतलब डीएनए भी इनका सेम होता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो अलग होंगे, आइरिस जो आइज़ का पैटर्न होगा वो अलग होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, बाकी सब चीज़ें सिमिलर होती हैं, इससे इन चीज़ों से पहचाना जा सकता है उन्हें, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सा ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट एकदम सेम होगा डीएनए, ये बात भी आप याद रखिएगा कि एग्जैक्ट एकदम हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर रह जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरा डीएनए आपसे कितना मैच करेगा, तो आप बोलते हैं नहीं सर मेरा डीएनए आपसे क्यों मैच करेगा, मेरा तो मम्मी से या पापा से मैच करेगा। नहीं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए मेरा आपसे डीएनए जो मैच करेगा वो 99.9% मैच करेगा। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाने के टाइम मैंने आपको ये भी डिफाइन किया था कि 99.9% मैच करेगा। हमारे और आपके डीएनए में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 0.1% का, और हम वही बस देखते हैं, क्योंकि हमें उससे क्या मतलब है, 99.9% से क्या मतलब, वो तो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, साउथ अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो, है तो वो ह्यूमन ही ना। तो सारे के सारे फीचर, हाथ पैर सब वही होंगे, आँख हाथ पैर नाक जीभ त्वचा जो भी है, सारी की सारी चीज़ें वही होंगी, है ना। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, जो जेनेटिक लेवल पर है वो 0.1 ही है, और वो डिफरेंस इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता कि सारे के सारे जो ह्यूमन बींग्स है उनको डिफरेंशिएट कर सकता है। आप समझ लीजिए इस 0.1 का कितना ज़्यादा महत्व है, आप ये समझ लीजिए। अब आप उसको फिंगरप्रिंटिंग करने के बाद भी मैंने ये कहा था कि जब कभी भी इस पर भी अगर कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस पर भी अगर वो हो जाता है तो कह देते हैं कि हाँ उसको भी श्योर बिल्कुल नहीं माना जाता कि हाँ यही हो सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा टाइम चाहिए, जब कभी भी पढ़ना हो तो आप बताइएगा ज़रूर। MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ाऊंगा मैं आपको, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट इसका बाद आ जाता है आपका MET मैट, यानी मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी, फिर इसके बाद MRI इंपॉर्टेंट है, मैं बता भी चुका हूँ, क्लास में भी अपने डिस्कशन कर चुका हूँ। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये टेस्ट होता है, एक लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है, जो जिसको पैथोलॉजी में भी इसका किया जाता है, पैथोलॉजी भी हो सकती नहीं होती है। इसका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, MRI होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं MRI सिर्फ हेड की होती है, ठीक है, लीवर की भी हो सकती है, स्टमक की भी हो सकती है, कई पार्ट्स की MRI होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। MESA, इसमें थोड़ा सा कलर रेड ही है इसलिए रेड आपको नहीं नज़र आता, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, फिर आपको वाइट कर लेता हूँ। हाँ,
MESA, माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पायरेशन, ठीक है, इसका ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म। फिर इसके बाद MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। अच्छा, लिम्फ का मतलब मैंने बता दिया, अभी लिम्फ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे WBC RBCs में, फिर उसके बाद बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फॉइड, लिम्फोसाइट, उसके बाद में डिस्कशन वहाँ पर भी अभी कर चुके हैं इससे पहले वाले में, ठीक है। इसको मॉल्ट भी बोलते हैं, इसको मॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये वैक्सीन के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। MMR का जो टीका लगता है वो मीजल्स, मम्स और रूबेला 3 डिजीज़ के लिए ये लगता है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है वही जो मैं हमेशा हर बार बोलता हूँ आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नॉलेज को जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, रिटर्न आपके पास आएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।